कर्नाटक के जीएसटी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 13,000 छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को नोटिस भेजे हैं। आरोप है कि ये लोग यूपीआई से बड़ी रकम कमाने के बावजूद जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं थे। जीएसटी चोरी के खिलाफ पूरे देश में टैक्स विभाग की मुहिम चलाई जा रही है। इसकी जद में अब ऐसे छोटे व्यापारी भी आ रहे हैं जिनका सालाना कारोबार 40 लाख से ज्यादा का है। ऐसे में जीएसटी विभाग ऐसे कारोबारियों को नोटिस भेजकर उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कह रहा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, क्यों भेजे जा रहे हैं ये नोटिस? और देखिए, दो तरह के फॉल आउट इसके हो रहे हैं। एक तो ये है कि नोटिस जा रहे हैं जिनका भी यूपीआई ट्रांजैक्शन 40 लाख से ज़्यादा का निकला उनको, और इसके कारण अब व्यापारियों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन लेने से इनकार कर दिया है। पूरा डिटेल बताइए इस खबर का। बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों के जीएसटी विभाग जिस तरह से टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई कर रहा है, उसे लेकर कारोबारियों में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। खासतौर से ऐसे कारोबारी जिनका टर्नओवर साल भर में 40 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर कोई सर्विस देने वाला कारोबारी जिसका टर्नओवर साल भर में 20 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे कारोबारियों को जीएसटी विभाग नोटिस भेज रहा है और कह रहा है कि वो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड होकर अपना टैक्स चुकाएं। दरअसल जीएसटी के नियम के तहत एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, जिसके बाद अगर कोई कारोबारी कारोबार करता है तो उसको जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ये गुड्स के लिए 40 लाख रुपए है, जबकि सर्विस के लिए 20 लाख रुपए है। तो ऐसे में जो कारोबारी हैं उनके सामने ये संकट खड़ा हो गया है कि अगर वो लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका पूरा डेटा रजिस्टर्ड हो रहा है, और साथ ही साथ जीएसटी विभाग पिछले कई सालों का डेटा निकालकर ये कह रहा है कि वो विभाग को बताएं कि उन्होंने कितने का कारोबार एक साल के अंदर किया है और उसी हिसाब से अपना जीएसटी चुकाएं। तो इससे एक तरह से कहें कि हालांकि इसकी वजह से जो डिजिटल इंडिया मुहिम है, यूपीआई से लेन देन की जो व्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन फिर भी जो कि टैक्स चोरी का मामला है, लिहाजा राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा कारोबारी टैक्स नेट के दायरे में आए और अपना जीएसटी चुकाएं। जी आलोक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मुंबई लोकल ट्रेनों में रोजाना होने वाली भीड़ को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। अब सरकारी कर्मचारियों को अपने नियमित समय से आधा घंटा देरी से ऑफिस पहुंचने की छूट दी जाएगी, ताकि पीक आवर्स में ट्रेनों पर दबाव कम हो और यात्रियों को राहत मिले। सरकार का यह कदम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी ऐसा ही कुछ करने की संभावना तलाशी जा रही है। इसके लिए जल्द ही एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो इस पर स्टडी करेगी कि प्राइवेट कंपनियों में भी ऐसी व्यवस्था कैसे लागू हो सकती है। आपण आपल्या कर्मचाऱ्यांना सांगितलेले की अर्धा एक तास जरी तुम्ही उशिरा आलात तरी नंतर 5च्या ऐवजी 6 किंवा 6च्या ऐवजी 6:30 वाजेपर्यंत तुम्ही ऑफिसची वेळ तुम्हाला वाढवून देण्यात येईल। त्यामुळे प्रवाशांची संख्या कमी होते का त्या वेळेवर याचा सुद्धा विचार सरकार न केला आणि तशा प्रकारचा निकष लावलेला आहे। खासगी आस्थापनांच्या बाबतीत निश्चितपणे त्यांनी जी सूचना मांडलेली आहे, आपल्याला एक खासगी आस्थापनांच्या सेवा जे वेळ आहे त्यांचे ते बदली करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करावी लागेल आणि अतिशय चांगली जी सूचना आहे त्यांच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर मुंबई के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से दो पॉइंट है। एक सबसे पहला पॉइंट, अगर समझो कि कोई सुबह 7 बजे निकलता है और उसको 9 बजे पहुंचना है, वो 1 घंटा समझो जल्दी भी निकल सकता है और शाम को उसको जल्दी भी टाइम मिल सकता है, तो अच्छा है बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें दूसरी एक है कि उसमें गवर्नमेंट ने सामने सुविधा भी बढ़ाने में, ऑफिस का टाइमिंग भी चेंज किया जाए तो भी फर्क पड़ सकता है, तो पीछे आने वाली पब्लिक को भी थोड़ी राहत हो सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने इतिहास रच दिया है। लगातार 8वीं बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के नतीजे घोषित किए गए। इसमें इंदौर ने एक बार फिर पहले नंबर पर जगह बनाई। 2017 से लगातार इंदौर पहले नंबर पर बना हुआ है। इस बार इंदौर को सुपर लीग कैटेगरी में शामिल किया गया, जिसमें देश के 29 शहरों को जगह दी गई थी जो 2021 से 2023 के बीच टॉप 3 में रहे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे। इंदौर के अलावा 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा ने भी अपनी जगह बनाई। वहीं 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में चंडीगढ़ टॉप पर रहा
और नोएडा, उज्जैन, गांधीनगर ने जगह बनाई। इसके अलावा 50,000 से 3 लाख, 20 से 50,000 और जनसंख्या में 20,000 से कम वाले बहुत छोटे शहरों की भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमेशा की तरह फिर 10 लाख से अधिक शहरों की जो 7 बार से हमारा इंदौर शहर एक लीग बना करके जो 3 बार से ज्यादा पुरस्कार लाए, उनके अलग एक सुपर लीग बनी, उसमें वो टॉप पे इंदौर भी है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन भी है, उज्जैन इंदौर फिर टॉप पे आए, और 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी भी टॉप पे आया है। आम समाज की भावना के अनुसार देश में सबसे साफ राज्य की श्रेणी में भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर को अवार्ड मिलते ही शहर में जश्न का माहौल है। आतिशबाजी और रंग गुलाल उड़ाकर जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वच्छता सुपर लीग में इंदौर फिर नंबर 1, यानी स्वच्छता में इंदौर बना फिर सिरमौर। इस वक्त हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इंदौर नगर निगम में जश्न का माहौल है और जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, रंग बिरंगे ये जो स्मोक है वो आपको नजर आएंगे। बड़ा ही गर्व का विषय हमारे लिए कि हमारा शहर लगातार 8वीं बार प्रथम आ रहा है। ये हमारे यहाँ की शानदार जानदार सफाई कर्मियों के साथ साथ हमारे शहर की शानदार जनता का परिणाम है। बहुत खुशी हो रही है। नंबर 1 हमेशा इंदौर नंबर 1 रहा है और आगे भी नंबर 1 आएगा। बहुत मेहनत करता है इंदौर, अच्छा है। इंदौर नंबर 1 हमेशा आना चाहिए। स्वच्छता के सुपर लीग में इंदौर प्रथम आया है और हमेशा प्रथम रहा है और हमेशा प्रथम रहेगा। थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीर दिखाई, यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था और आतिशबाजी हुई, और आतिशबाजी के बाद में यहाँ पे जो जश्न मनाया गया उसके बाद में जो यहाँ पे कचरा हुआ था, उस कचरे को अगर आप देखेंगे तो सफाई में जो स्वच्छता दीदी है, जो सफाई महिला मित्र है, वो आपको इसमें नजर आएंगे। एयर इंडिया हादसे को लेकर एएआईबी ने बयान जारी किया है। एएआईबी ने कहा है कि एयर इंडिया हादसे की जांच अभी चल रही है। पूरी रिपोर्ट आने से पहले कोई निष्कर्ष ना निकाले जाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, एएआईबी को ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में कई सारी इंटरनेशनल मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, कई सारे और जो पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स निकाली थी जिसमें कहीं ना कहीं जो पायलट का एक्शन है उसे ब्लेम किया गया था। और इन रिपोर्ट्स में कहा गया था ये इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है। तो एआईबी ने साफ कह दिया है कि ये सारी खबरें भ्रामक हैं, फिलहाल किसी भी कंक्लूजन पर ना पहुंचे। उन्होंने कई सारे खासतौर पे कहा है कि जो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह का नैरेटिव सेट कर रहा है उसमें लोगों से ये अपील की गई है कि वो इस तरह के बहकावे में ना आए। इस बयान में ये कहा गया है कि जो जांच है वो अभी भी जारी है, अभी अंतिम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही असंवेदनशील है। ये जो लोग जो पीड़ित हैं उनके परिजनों के लिए जो है बहुत ही असंवेदनशील तरीके से किया गया है। और खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि जब अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी इस बयान के मुताबिक तो फिर कारण भी बताए जाएंगे और रिकमेंडेशंस हैं वो भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है इन तमाम जो ये भी कहा गया है जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी वो सिर्फ सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताने के लिए थी, वो फाइनल कारण बताने के लिए नहीं थी। और उससे किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेरेंस निकाला जाता है तो ये गलत है, ये कहा गया है एआईबी की तरफ से। और कहा गया है कि अभी फिलहाल लोगों को धैर्य बरतने के लिए कहा गया है, जब तक कि फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचने के लिए कहा गया है। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए रोहन। बिहार में ताबड़तोड़ हत्याओं की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ घंटों में बिहार की राजधानी पटना समेत अलग अलग शहरों में 4 हत्याएं हुई हैं। पटना के एक बड़े हॉस्पिटल में हत्या का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। ये वो वीडियो है जो बिहार में सुशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। 5 अपराधी बिना मास्क के हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में एक एक करके दाखिल हुए। बड़े आराम से अपराधी हथियार लहराते हुए आईसीयू में घुसे और उन्होंने गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी, जो उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट था। हत्या के बाद आईसीयू से बाहर निकलते हुए भी अपराधियों के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा। इतना ही नहीं, पटना के ही दानापुर में 20 साल के एक लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सासाराम में भी जेडीयू के एक कार्यकर्ता के पिता की हत्या हो जाने से सनसनी है। उधर खगड़िया में एक मंदिर समिति के अध्यक्ष की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में एक के बाद एक हो रही हत्याओं पर जमकर सियासत भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता ललन सिंह इसे आपसी विवाद में हो रही हत्याएं बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। हत्या को आप जो समझ रहे हैं भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था?
अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे, नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके, अब ये सरकार चला रही है बीजेपी। बिहार में चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने फ्री बिजली का एक बड़ा तोहफा दिया है। 1 अगस्त से 125 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। जेडीयू इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, तो विपक्ष इसे चुनावी स्टंट करार कहकर निशाना साध रहा है। जब बिहार में अपराध अपना सर उठा रहा है और सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा जा रहा है, तब नीतीश सरकार ने एक ऐसा दांव खेलने की कोशिश की है जो डैमेज कंट्रोल कर सकता है। देखिए, नीतीश सरकार ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बिहार के लोगों को क्या तोहफा दिया है। हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। यही नहीं, नीतीश सरकार की तरफ से कुटीर ज्योति योजना के तहत बेहद गरीब लोगों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में पूरी मदद करने का भरोसा भी दिलाया गया है। बिहार की जनता के लिए यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सुशासन सरकार घिरी हुई है। यही वजह है कि इस फैसले को जख्म पर मरहम की तरह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार को बड़ी सौगात देंगे। बिहार को 4 नई अमृत भारत ट्रेन, वंदे भारत डिपो समेत करीब 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। चुनाव से पहले कितना अहम है पीएम मोदी का यह दौरा और क्या माहौल है बिहार में, बता रही हैं हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बिहार चूंकि चर्चा में है, यहाँ पर चुनाव है, किस तरह का मूड माहौल है, ये जानने के लिए पटना में मैं मौजूद हूँ। और जिस जगह पर मैं हूँ ये है पटना मरीन ड्राइव। आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ को ऊपर की तरफ आप गंगा नदी के किनारे देखेंगे जेपी सेतु को, जो कि ना सिर्फ पटना बल्कि पूरी बिहार और झारखंड की तरफ से जो कनेक्टिविटी है रोड के ज़रिए, उसमें ये एक अहम कड़ी है। और वहीं नीचे आप देखेंगे कि मरीन ड्राइव बनाया गया है गंगा नदी के किनारे की साफ़ सफाई करके। यहाँ पर बाकायदा बोटिंग की व्यवस्था है। शाम को लोग यहाँ पर आते हैं चाट पकौड़ी खाने के लिए, बोटिंग का आनंद लेने के लिए। तो ये काफ़ी आइकॉनिक प्लेस है। ख़ासतौर पर अगर हम पटना की बात करें तो अब ये पटना की पहचान बन चुका है। लोग यहाँ पर लगातार आते हैं। शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। चूँकि अब चुनाव नज़दीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 1 से 1.5 महीने में चौथी बार कल बिहार आ रहे हैं। बापू धाम मोतिहारी पे वो जाएंगे, वहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे और करीब 7200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तो यहाँ पर जो चुनावी मूड माहौल है इसका हम जायज़ा लेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बातचीत कर सके, जान सके कि पिछले 5 सालों में बिहार में कितना विकास हुआ है। बिहार में देखिए सड़क वगैरह तो विकास हुआ है, थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए था सरकार को। गुंडाराज तो नहीं है, लेकिन अभी इधर ज़्यादा क्राइम हो रहा है। अब प्रोग्रेस तो बहुत हुआ है पहले से, लेकिन वही है कि अब थोड़ा स्लो होता है। चाहे ऊपर से जो आ रहा है वो नीचे पूरा सबको मिल नहीं रहा है।
तो अगर आप दिल्ली में हैं तो ये खबर आपके लिए है। कल्पना कीजिए अगर आप दिल्ली की यमुना किनारे सुबह सैर करें, साइकिलिंग का आनंद लें और शाम को दोस्तों के साथ कैफे और म्यूजिकल स्टेप्स पर हैंग आउट करें तो कैसा होगा। ये सपना हकीकत बन सकता है अगर दिल्ली सरकार का यमुना रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट पूरी तरह से साकार हो जाए। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। मेरे पीछे यमुना के किनारे की ये जो खाली जमीन आप देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे एक खूबसूरत रिवर फ्रंट देखने को मिले। दरअसल दिल्ली सरकार एक बहुत ही एम्बिशियस यमुना रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो इंस्पायर्ड है साबरमती रिवर फ्रंट से, लेकिन वहां पर आपको दिल्ली के आर्ट एंड कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। जो प्रस्ताव है अभी तक 25 एकड़ की जो जमीन है वो आइडेंटिफाई की गई है। ITO से लेकर कालिंदी कुंज के बीच में जो यमुना के किनारे की जमीन है वहां पे उसे डेवलप करने की योजना है। करीब 100 करोड़ का अनुमानित खर्च अभी तक है इसमें, और काम इस पे तब शुरू हो जाएगा जैसे ही केंद्र सरकार की इससे मंजूरी मिलती है। फिलहाल जो योजना है उसके मुताबिक यहाँ पर म्यूजिकल स्टेप्स डेवलप किए जाएंगे, जो एक परफॉर्मेंस सेंटर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा आर्ट वॉल्स होंगे, यहाँ पे कैफेज होंगे, फूड कोर्ट यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, साथ ही बर्ड वॉचिंग के लिए स्पेशल टावर्स होंगे और पूरा इसे इको फ्रेंडली तरीके से डेवलप किए जाने की योजना है। साथ ही एक और जो योजना है कि 51 किलोमीटर लंबा एक साइकिल ट्रैक होगा जहाँ पे लोग आप यहाँ पे साइकिलिंग कर सकेंगे। इसे कनेक्टेड रखा जाएगा जो तमाम जो बाकी जो कम्यूटिंग के साधन है उनके जरिए। साथ ही 7 थीमेटिक पार्क्स डेवलप करने की योजना है जिसे अलग अलग जो है पर्यावरण से जुड़ी चीजों से डेवलप किया जाएगा, जहां लोग पार्क का तो मजा लेंगे ही, साथ ही पर्यावरण के प्रति भी थोड़े जागरूक हो जाएंगे। फिलहाल जो ये पूरा प्रस्ताव है ये केंद्र को भेजा गया है। जैसे ही इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाती है इस पर काम शुरू हो जाएगा। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। रोहन सिंह, दिल्ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कर्नाटक सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। विक्ट्री परेड के वक्त भगदड़ मचने के लिए कर्नाटक सरकार ने RCB को जिम्मेदार ठहराया है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि RCB ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित विक्ट्री परेड की सूचना दी थी, सरकार से अनुमति नहीं ली थी। कानून के तहत ऐसे आयोजन के लिए कम से कम 7 दिन पहले अनुमति लेना जरूरी है। आपको बता दें कि 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर शाम को IPL 2025 खिताब जीतने की खुशी में RCB ने विक्ट्री परेड का आयोजन किया था जिसमें एंट्री फ्री थी। स्टेडियम में घुसने की कोशिश के चलते भगदड़ मची। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और अहम समाचार। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में आज दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 375 तो निफ्टी 101 पॉइंट फिसल कर बंद हुए हैं। वहीं मिड और स्मॉल कैप में भी आज फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। मार्केट की अपडेट के साथ हैं कंचन नौटियाल। कंचन, कैसा रहा आज का बाजार? तो हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन की बात करी जाए तो आज जो पावरफुल मोड में रहे हैं वो है बेयर्स। अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात कर ले तो ज़्यादा जो नंबर्स हैं हमें बेयर साइड में जाते हुए दिखाई दिए हैं एज कंपेयर टू बुल साइड। इस टाइम पे बात करें तो प्रेशर तो डेफिनेटली आज के सत्र में बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। अर्निंग का भी जो इम्पैक्ट है वो हमें मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग में आज डेफिनेटली पेन देखने को मिला है, सेंसेक्स में पेन देखने को मिला है, और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी देखी जाए तो वहां पे भी जो मामला है वो थोड़ा सा हीटअप होता हुआ नजर आया। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए, टाटा कंज्यूमर में अच्छी खासी 2% की तेजी देखने को मिली है। टाटा स्टील भी करीबन 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है। हिंडाल्को और साथ में जो ट्रेंड है यहाँ पे भी अच्छी खासी मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। यूएस में कंपनी के नंबर आए थे जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट में जो मेटल स्टॉक है वहां पे आता हुआ नजर पड़ा है। अगर लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो टेक महिंद्रा नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक आए थे, लेकिन स्ट्रीट यहाँ पे इसको खुश नहीं देख रहा है और नंबर्स के बाद यहाँ पे हमें 3% की गिरावट देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक में गिरावट है, इन्फोसिस और साथ में SBI लाइफ में भी गिरावट का सत्र आज के सेशन में देखने को मिला है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। सोना BLW खबरों के लिहाज से 7% की तेजी यहां पे देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो 4% का इजाफा यहां पे है। UPL में करीबन 3.25% की तेजी और बालकृष्ण इंडस्ट्री भी करीब 3.25% की तेजी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक में भारत डायनामिक्स या इनफैक्ट अगर आप पूरा ही डिफेंस स्टॉक बोल लीजिए, डिफेंस पैक बोल लीजिए, तो वहां पे थोड़ी सी कमजोरी रही है। BSE साथ में मैक्स फाइनेंशियल और मसगांव डॉकशिप में भी करीब 2% की कमजोरी देखने को मिली है। तो आज मिला जुला सा कारोबार हमें देखने को मिला है। देखने वाली बात यह होगी कि क्लोजिंग यहां पे हमें किस तरीके की होती हुई दिखाई देती है फ्राइडे के दिन।
देश के नंबर 1 डेवलपर डीएलएफ ने देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट मार्केट मुंबई में एंट्री ले ली है। आज डीएलएफ ने मुंबई में अपने पहले प्रोजेक्ट द वेस्ट पार्क को लॉन्च कर दिया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में बन रहा ये प्रोजेक्ट 5 एकड़ से ज़्यादा में फैला हुआ है, जिसके फेज़ 1 में 37 स्टोरी के 4 टावर बनाए जा रहे हैं। फेज़ 1 में कुल 416 फ्लैट्स आ रहे हैं, जिसमें 1100 से 1500 स्क्वायर फीट के 3 और 4 BHK का ऑप्शन मिलेगा। भाव खोला गया है 43,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर, यानी फ्लैट की कीमत 5 से 7.5 करोड़ रुपए के बीच रहेगी। डीएलएफ ने आज से फ्लैट्स की बुकिंग भी शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि यहाँ पर एमिनिटीज़ को वो एक अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। नॉर्मल तो स्विमिंग पूल, जिम्स तो सारे बनाते हैं, हमने बैंक्वेट हॉल्स बनाए हैं, एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, रूफटॉप रेस्टोरेंट बनाया है, लाइब्रेरीज़ हैं, आपके बोलिंग एलीज़ हैं, बच्चों के लिए क्रैश है, एवरीथिंग जो आपकी रोज़मर्रा की मेरे और आपकी ज़िंदगी में मायने रखता है। बट हम उसको, हमारे लिए एक स्ट्रेस है, हम बिल्डिंग से आते हैं, फिर हम कहीं गाड़ी में बैठ के कहीं जिम में जाते हैं, या हम अगर हम थके हुए हैं, हमें रेस्टोरेंट जाना है, मगर जाना है, बाहर जाना है, वरना कॉल इन फूड, हम आपकी सारी वो सहूलियतें और आपका टाइम फ्री करना चाहते हैं। BMW ने भारतीय बाजार में BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे को लॉन्च कर दिया है। ये कार केवल पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध होगी। इस कार के 2 वेरिएंट आए हैं। BMW की इस कार के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बता रही हैं हमारी सहयोगी दीपाली राणा। ये है BMW की मोस्ट अफोर्डेबल सेडान 2 सीरीज, जो अब न्यू जनरेशन अवतार में आ चुकी है, यानी 2 सीरीज ग्रैंड कूपे इज ऑल हियर। ग्लोबल मार्केट्स में ऑलरेडी ये नए जनरेशन अवतार आ चुका है। इंडियन मार्केट्स में ग्लोबल प्रोडक्ट के मुकाबले कई सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे विद रिगार्ड्स टू साइज एंड अंडरपिनिंग। एक्सटीरियर से शुरुआत करें तो विजिबल चेंजेस न्यू जनरेशन में किए गए हैं। आपको ये वाइडर एक टेपरिंग बोनट दिखाई देता है, जो कि स्लाइटली लो स्लंग है, यानी जो इसकी ग्रिल है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। ग्रिल पहले के मुकाबले डिफरेंट है, साइज़ भी इसका डिफरेंट है, प्लस अब आपको इसमें BMW का जो आइकॉनिक ग्लो एलिमेंट मिलता है ग्रिल के चारों तरफ, वो इल्यूमिनेट होता है रात में स्पेशली, वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस जनरेशन मॉडल में अंदर स्पेस की थोड़ी शिकायत थी, उसे दूर करने की कोशिश कंपनी ने की है, क्योंकि इसके डिमेंशन से बदलाव किए हैं। स्लाइटली ज़्यादा लंबी है ये प्रीवियस मॉडल के, इसकी हाइट और वेट भी पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी 19 मिलीमीटर ज़्यादा रखा गया है। प्रीवियस वर्जन में आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते थे, वहीं इस गाड़ी का जो व्हील साइज़ है वो 18 इंच का रखा गया है। और एक चीज़, प्रीवियस मॉडल में आपको फ्लैट रनिंग टायर्स मिलते थे, लेकिन इस गाड़ी में ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। अब बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो ये न्यू ट्विन टर्बो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 156 HP की पावर 230 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये 2 ट्रिम्स में आती है नई 2 सीरीज़, लेकिन आपको इसमें फ़िलहाल के लिए सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन ही मिलता है, डीजल कंपनी इसका नहीं लेकर आई है। लास वेगस में चल रही फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को मात दे दी है। ये प्रज्ञानंद की अभी तक के करियर की सबसे बड़ी जीत में से एक है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 39 चालों के अंदर ही इस मुकाबले को ख़त्म कर दिया। बता दें कि मैग्नस कार्लसन को पिछले कुछ मैचेस से भारतीय चेस प्लेयर्स के खिलाफ लगातार हार का सामना करना पड़ा है, जिससे इस पहले मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने भी उन्हें हरा दिया था। NCERT ने सोशल साइंस की किताबों में इतिहास में कुछ बदलाव किया है और इस पर अब हंगामा मच गया है। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा, इतिहास का शुद्धिकरण। जरूर जुड़िए हमारे साथ शाम 7:57 पर आवाज़ अड्डा में। आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही। लेंगे एक ब्रेक, आगे आपके लिए होगा कल का बाजार और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ढेर सारी खबरें बस एक क्लिक पर। नमस्कार।